का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। कल मैंने डायरेक्ट मेथड का पहला क्लास लिया था और आज मैं दूसरा क्लास लेने जा रहा हूँ। कल मैंने डायरेक्ट मेथड में तुम्हें जीरो वर्ब पढ़ाया था और उसका एफर्मेटिव पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें मैंने कोई ट्रांसलेशन का प्रयोग नहीं किया था, कोई भी हिंदी वाक्य का मैंने प्रयोग नहीं किया था और डायरेक्ट सेंटेंस जो मैं लिख रहा था वो इंग्लिश में ही लिख रहा था। आज भी मैं वैसा ही कुछ करूंगा और न केवल मैं तुम्हें डायरेक्ट मेथड में अंग्रेजी पढ़ाऊंगा बल्कि आज कुछ अच्छे शब्द भी सिखाऊंगा, कुछ एडजेक्टिव सिखाऊंगा जिसका यूज करके तुम अपनी अंग्रेजी को और ज्यादा इंप्रेसिव बना सकते हो। जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। शेयर करना जरूरी है और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो देखिए डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि अंग्रेजी को हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे, यानी अपनी मातृभाषा से उस भाषा में नहीं जाएंगे, ठीक है। देखो कैसे हम लोग पढ़ते हैं। क्या ये इफेक्टिव होता है? बिल्कुल ही इफेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये तुम्हारे अंग्रेजी को बहुत अच्छा बनाता है। एफर्मेटिव, जैसे मैंने कल बताया था कि जो जीरो वर्ब होता है ना, जीरो वर्ब में कोई क्रिया नहीं होती है, कोई वर्ब नहीं होता है। मतलब वर्ब का मतलब खाना पीना, पढ़ना लिखना, बोलना हंसना नहीं होता। तो क्या होता है? आमूमन उसमें नाउन होता है और एडजेक्टिव होता है, मैंने ये बताया था, ठीक है। और प्रोनाउन भी होता है ना। तो सब्जेक्ट के रूप में नाउन रहता है और सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन भी रहता है ना। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन है। और जितनी भी चीजें ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, है ना, फ्रेंड वगैरह, ये सब क्या है? नाउन है। तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि तुम्हें नाउन वगैरह आता होगा। एडजेक्टिव, देखो यहाँ पे एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं। एडजेक्टिव्स का मतलब विशेषण। कल ही मैंने तुम लोगों को बताया, थोड़ा सा रिवीजन में करा देता हूं 30 सेकंड में। कल मैंने बताया था तुम लोगों को कि एडजेक्टिव जो होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव से गुण दोष का पता चलता है, मेरिट डिमेरिट का पता चलता है, ठीक है, रंग रूप का पता चलता है, साइज का पता चलता है। ये सब जो है कि एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्ड मैंने इम्पेशेंट लिखा है, डिट्रीमेंटल लिखा है, जेलस लिखा है, ये सारे शब्द मैं सिखाऊंगा, ठीक है। इलेटेड लिखा है, ग्रम्पी लिखा है, फियरलेस लिखा है, क्विक-विटेड लिखा है, अनवाइड लिखा है, कैंडिड लिखा है, डाउन टू अर्थ लिखा है। हो सकता है तुम में से कुछ लोगों को इसमें से कुछ वर्ड्स आते नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वीडियो में बने रहना। क्या हम तुम्हें आज पढ़ाएंगे? देखो जैसे कल हमने पढ़ा था कि माई ब्रदर इज अ सेंसिबल पर्सन, कल मैंने पढ़ा था, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था कल। और मैं जो कल मैंने पढ़ा था उस वीडियो का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम लोग उस वीडियो को जरूर देख लेना। बिल्कुल उस वीडियो को देखोगे तब ये वीडियो तुम्हें बढ़िया से ज्यादा समझ में आएगा। यानी कल वाले क्लास का, यानी डायरेक्ट मेथड 1 क्लास जो है, ठीक है, वो डायरेक्ट मेथड क्लास 1 जो है कि तुम्हें देखना पड़ेगा, तब जाकर के, है ना, तब जाकर के तुम्हें आज वाला क्लास जो है कि समझ में ज्यादा आएगा, है ना। डायरेक्ट मेथड 1 वाला जो है कि मैं वो डाल दूंगा किसमें? डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे देखो तुम लोग की एफर्मेटिव का मतलब हुआ कि जो चीज, जैसे मैं बोलूं कि माय ब्रदर इज अ सेंसिबल पर्सन, वो एफर्मेटिव हुआ। और अगर मेरा भाई सेंसिबल नहीं है तो हम उसे निगेटिव में बोलेंगे, यानी बोलेंगे माय ब्रदर इज नॉट अ सेंसिबल पर्सन। तो जब हम बात प्रेजेंट टाइम में करते हैं तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं, जब बात हम पास्ट टाइम में करते हैं तो वज वर का प्रयोग करते हैं, और जब हम फ्यूचर टाइम में करते हैं तो शैल बी, विल बी का प्रयोग करते हैं। ये चीज सीख लो। एफर्मेटिव, जैसे मान लो इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का मतलब हुआ, जैसे अब यहाँ पे मैं एक नाउन यहाँ पे है, ठीक है ना, इम्पेशेंट। जैसे मैं बोलूं कि माय बॉस इज इम्पेशेंट, माय बॉस इज सो इम्पेशेंट, सो इम्पेशेंट। इसका क्या मतलब हुआ? माय बॉस इज सो इम्पेशेंट। पहले तो मतलब समझो कि इम्पेशेंट का मतलब क्या होता है। इम्पेशेंट का मतलब होता है अधीर। अधीर मतलब समझते हो तुम लोग? इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का मतलब होता है अधीर। अधीर का मतलब कि the person who has no patience, देखो in English the person who has no patience is called impatient. I mean वो तुरंत सब कुछ, every result he wants instantly, हर रिजल्ट को चाहता है कि तुरंत हो जाए, हर चीज तुरंत हो जाए, हर चीज तुरंत हो जाए। वैसे आदमी को क्या कहेंगे? अंग्रेजी में क्या कहेंगे?
वैसे आदमी को इम्पेशेंट कहते हैं। तुमने एक वर्ड सीखा इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का मतलब IMPATIENT, बोलो इम्पेशेंट, बोलो IMPATIENT, इम्पेशेंट। सीख कर जाना है यार, आज बिल्कुल सीख कर जाना है। तो माय बॉस इज सो इम्पेशेंट, मेरा जो बॉस है ना बहुत अधीर है, हर वक्त खाली कहेगा कि काम करो काम करो काम करो, हर चीज उसको चाहिए इंस्टेंटली, यानी ही वांट्स इंस्टेंट रिजल्ट। योर बॉस वांट्स इंस्टेंट रिजल्ट, वो हर काम चाहता है कि जस्ट तुम तुरंत कर दो। वो हर काम जो है he wants to get his work done instantly, वो क्या चाहता है, हर काम तुरंत चाहता है करवाना। impatient, my boss is so impatient। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना हुआ, तो मैं क्या बनाऊंगा, my boss is not impatient, है ना, impatient। my boss is not so impatient, my boss is not so impatient। so इसमें दिया हुआ था तो सीधा सीधा नेगेटिव मैंने इसमें भी so लिख दिया। यहाँ पे so का मतलब क्या हुआ, so का मतलब बहुत हुआ, इस so का मतलब बहुत हुआ, यहीं पे सीख लो, so का मतलब बहुत। my boss is not so impatient, मेरा जो बॉस है वो उतना impatient नहीं, बहुत impatient नहीं। तो यहाँ पे ना तो क्या मतलब हुआ, my boss is not so impatient, यहाँ का मतलब हुआ, यहाँ पे इस लाइन में मतलब हुआ so का कि मेरा जो बॉस है वो उतना impatient नहीं। मेरी बात समझो, my boss is not so impatient, यहाँ पे इस so का मतलब उतना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस so का मतलब जानते हो क्या हुआ, बहुत। my boss is so impatient, मेरा जो है कि बहुत अधीर है। लेकिन जब नेगेटिव में हम so लिखते हैं तो उसका मतलब उतना होता है। my boss is not so impatient, my boss is not so impatient, मेरा बॉस उतना अधीर नहीं है, मतलब वो मुझे रेस्ट देता है, वो मुझे ब्रेक देता है, ठीक है, वो मुझे उतना काम करने के लिए नहीं कहता है, तुरंत काम मतलब बैक टू बैक वो काम का रिजल्ट नहीं मांगता है, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। इंटरोगेटिव में अगर करना हो, हमेशा इंटरोगेटिव का मतलब क्या होगा, इंटरोगेटिव देखो, नेगेटिव तो तुम अफर्मेटिव तो तुम कल तक सीखे थे, नेगेटिव मतलब नॉट, मैंने क्या लगाया, नॉट लगाया, ठीक है। मैंने बॉस शब्द को ही क्यों चुना, क्योंकि मुझे ये लगा कि इम्पेशेंट और कौन हो सकता है, आमूमन बॉस लोग इम्पेशेंट होते हैं, है ना। डेट्रीमेंटल जेनरस ये सब मैंने किसलिए नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो ज्यादा सही नहीं रहता, तो है ना, ग्रैंडफादर प्रिंसिपल, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे माय बॉस इज नॉट सो इम्पेशेंट। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का मतलब क्या हुआ, इंटरोगेटिव का मतलब हुआ कि जो चीजें जो इज एंड आर वगैरह है, ये वाक्य से जो सब्जेक्ट है उससे पहले। मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं, जैसे मैं बोलूं, ध्यान से समझना, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, ये अफर्मेटिव हो गया। आई एम नॉट ए टीचर, ये हो गया नेगेटिव। और मैं बोलूं एम आई ए टीचर, एम आई ए टीचर, ये आई से पहले एम चला गया, तब क्या हो गया, ये इंटरव्यू। इसका मतलब क्या मैं शिक्षक हूं, तो यहां पे हो जाएगा इज माय बॉस सो इम्पेशेंट, इज माय बॉस सो इम्पेशेंट, क्या मेरे बॉस जो हैं बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हैं। इज माय बॉस, क्या यहां पे मतलब क्या हुआ, इज माय बॉस सो इम्पेशेंट, इज माय बॉस सो इम्पेशेंट, क्या मेरे जो बॉस हैं वो बहुत ही इम्पेशेंट है, बहुत ही अधीर है। Just you are talking to somebody, right? You are talking to your colleague about your boss. You are just asking that is my boss so impatient? Your colleague says, of course, boss is so impatient. तुम्हारा कॉलिग जो बोलता है वो कहता है क्या, हाँ बॉस जो है कि बहुत ही इम्पेशेंट है। हो सकता है कि कोई और कहे कि नो नो नो, he is not so impatient, he is cool, he is very good, he is generous, many more words one can use. Question word का मतलब जो question word है, क्यों, कहां, कब, कैसे, हिंदी में और अंग्रेजी में why जो question पूछता है, how, where, when, ये सब क्या होता है, ये सब question word होता है। जैसे मैं बोलूं कि why is my boss so impatient, why is my boss so impatient, why is my boss so impatient, मेरा जो बॉस है वो क्यों बहुत ज्यादा impatient है। एक ही सो का कहां क्या मतलब हो रहा है, सब जगह मतलब
बहुत बहुत हो रहा है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव में सो का मतलब उतना हो रहा है। माय बॉस इज नॉट सो इम्पेशेंट, इज माय बॉस, देखो ये कहां चला गया, इज माय बॉस सो इम्पेशेंट, व्हाई इज माय बॉस सो इम्पेशेंट, मेरा जो बॉस है वो क्यों ज्यादा, क्यों उतना जो है मतलब क्यों ज्यादा जो है कि अधीर है, इम्पेशेंट। तो तुम लोगों ने देखा अफर्मेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, और क्वेश्चन वर्ड में उतारते जाओ उतारते जाओ। अब देखो यहाँ पे जो है एडजेक्टिव, यहाँ पे ये नाउन्स वगैरह है यहाँ पे। अब प्रिंसिपल है ना, इम्पेशेंट का काम हो गया और बॉस का तुम्हारा काम हो गया। अब प्रिंसिपल के लिए, अब हम प्रिंसिपल के लिए कौन सा उचित वर्ड होगा, डेट्रीमेंटल होगा। डेट्रीमेंटल का मतलब हानिकारक होता है, लिख लो तुम लोग, ये सब लिखते जाओ। अधीर, इसको क्या हम बोलेंगे, अधीर बोलेंगे, है ना, अधीर। और डेट्रीमेंटल मतलब क्या मैंने बोला, हानिकारक। ये सब लिखते जाओ एकदम, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा क्लास में आने का। हानिकारक। जेनरस का मतलब बताऊंगा, उदार होता है। इलेटेड माने खुश होता है। ग्रम्पी का मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, फियरलेस। अच्छा तुम मुझे बताओ प्रिंसिपल के लिए कौन अच्छा वर्ड होगा, हानिकारक तो अच्छा नहीं लगेगा। जेनरस, जेनरस का मतलब उदार होता है। तो बताओ प्रिंसिपल साहब उदार होते हैं या नहीं होते हैं, हमारी गलतियों को प्रिंसिपल साहब माफ करते हैं। ऑफ कोर्स द प्रिंसिपल ऑफ अस फॉरगिव्स, वो माफ कर देते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो माफ करते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, जेनरस। तो हम प्रिंसिपल साहब के बारे में जेनरस, कि वो जेनरस हैं, तो जेनरस है तो वो अफर्मेटिव में जाएगा, लेकिन वो जेनरस नहीं है तो नेगेटिव में जाएगा। ये और बात है कि हमने प्रिंसिपल साहब को जेनरस माना, लेकिन चलिए वो तो सेंटेंस है। अगर हमें बोलना है कि नहीं जी प्रिंसिपल साहब जो है कि जेनरस नहीं है, तो हम जाहिर सी बात है कि नेगेटिव में बोलेंगे, है ना, कि नहीं है। लेकिन अगर हमें बोलना है कि है, तो हम किस में बोलेंगे, जाहिर सी बात है कि हम अफर्मेटिव में बोलेंगे, है ना। तो मैं बोलूं कि या his principle is generous। उसके जो प्रिंसिपल हैं वो उदार हैं, उसके प्रिंसिपल क्या है, जेनरस हैं। his principle is generous, उनके जो प्रिंसिपल हैं वो उदार हैं, उनके प्रिंसिपल क्या है, उदार हैं, उदार। दरअसल मेरा इरादा क्या, व्हाट इज माय इंटेंशन, माय इंटेंशन इज to teach you all these good adjectives, all these good words, okay, so that you may use in your day-to-day communication. While talking to others in English, you have to use all these words, and by this way you are going to impress others, right? Did you get it or not? Of course you are going to impress others, because you will use these words, and these words are high frequency words. These words are having much more importance in your life, in your day-to-day conversation. So never ignore the significance of such good words, right? तो यहाँ पे generous, तो his principle is generous, उसके principle जो है कि generous है, समझ में आ गया, उदार है। अगर हमको ये चीजें निगेटिव में लिखना रहता, ठीक है, चलो मान लो हम इज में नहीं, चलो पास्ट में, सब चीज अगर हम प्रेजेंट में लिखेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, पास्ट में, है ना। देखो यहाँ पे his principle was generous, उसके प्रिंसिपल साहब उदार थे, है ना। his principle, देखो यहाँ पे his principle was not generous, उसके प्रिंसिपल साहब जो है कि उदार नहीं थे, was not generous, नहीं उदार थे, है ना। इंटरोगेटिव, अब was जो है ना, ये was पहले चलाएगा इंटरोगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, was his principle, ये चीज को समझना तुम लोग। Was his principle generous, was his principle generous, ये his principle कहाँ चला गया, was में आ गया, was his principle generous, question word, या when was his principle, है ना, when was his principle generous, उसके जो प्रिंसिपल थे कब जो है कि जेनरस थे, यानी his principle was generous, his principle was not generous, was his principle generous, ये वाक्य का सब्जेक्ट होगा प्रिंसिपल साहब, और was जब इंटरोगेटिव में बात करेंगे तो हम इसे, तो was his principle generous, इसको खूब घर पे बोलो। जैसे देखो his principle पर जो जस्ट मेरे साथ बोलो, his principle was generous, his principle was not generous, was his principle generous, when was his principle generous, उसके जो प्रिंसिपल थे वो कब उदार थे, वो तो बड़े खड़ूस टाइप के थे, है ना, प्रिंसिपल साहब तो बड़े खड़ूस थे, हैं। तो ये क्या होगा, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव क्वेश्चन। तुम क्या सीख रहे हो, व्हाट आर यू लर्निंग, बेसिकली यू आर लर्निंग गुड वोकैबुलरीज, राइट।
Now, are you translating the sentences from Hindi to English? Oh no, you are not translating the sentences from Hindi to English. Then what exactly you are doing? You are learning English through direct method. Because you are learning English through direct method, of course there will be no problem in talking to others in English language, right? You would certainly be able to speak English without making any effort, means effortlessly you can speak to others in English language, right? So, how it's possible? Let me tell you how it's possible. Yeah, the way, the strategy, the plan, I am here discussing with you all, right? भाई ऐसा है, थोड़ा सा शेयर भी करते रहना यार, कि वो सुन रहे हो, शेयर करो, तब इंग्लिश आएगा, ऐसे नहीं आना है। खैर यहाँ पे देखो तुम लोग की क्या हो रहा है। तो मैंने तुमको इम्पेशेंट पढ़ा दिया, तुमको मैंने जेनरस पढ़ा दिया, ठीक है। अब प्रिंसिपल साहब भी पढ़ा दिया, अब ब्रदर इन लॉ। या ऑफ कोर्स ब्रदर इन लॉ, यू नो the meaning of this word brother-in-law. What is the meaning of brother-in-law? साला, साला यानी जोरू का भाई साला। brother-in-law क्या हो सकता है? खतरनाक हो सकता है, हाँ खतरनाक भी हो सकता है, ठीक है। खैर चलो उतना खतरनाक होता नहीं है, इलेक्टेड खुश रह सकता है। ग्रम्पी, तुनक मिजाज, मैंने ये सोच के लिखा है, ग्रम्पीज के लिए मैं दे रहा हूं, ठीक है। तुम लिख कोई भी वर्ड सकते हो, I have nothing to do with this one, okay, it will be your choice, right? But the thing is that the word has to be, you know, the word has to be proper there, right? Did you appropriate there? तो brother-in-law grumpy, तो grumpy है। जब मान लो कि तुम्हारे भैया का साला जो है grumpy है ना, उनका नाम छोटे है। मान लो तुम्हारे भैया का साला का नाम क्या है? छोटे है, बड़ा तुरंत मिजाज है, तुम्हारे घर पे आता है और वो आता है तो लड़ने झगड़ने शुरू कर देता है ना। आते ही है कि तुम्हारी अम्मा से, तुम्हारे पिताजी से, है ना, कुछ न कुछ बोलते रहता है ना, अपनी बहन के बारे में कि मेरी बहन को यहाँ तकलीफ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जाने दीजिए, ये वो, मेरे घर में तो हाथी है, घोड़ा है, दो फटफटिया है, 4 कार है ना, खूब भौकाल बनाते रहता है। अब मान लीजिए तेरा छोटा वाला भाई है ना, अभी ना तुम्हारा छोटा वाला भाई उसको कुछ चिढ़ा दिया, बोल दिया कि चल जब इतना ही है तो आएगा, मेरे अपनी बेटी का शादी करा था, तो क्या हो जाएगा, तुनक मिजाज हो जाएगा कि नहीं? तो कहने का क्या मतलब है? तो ब्रदर इन लॉ यानी देखो यहाँ पे है ना, मैं कहूं, चलो मैंने लिखा योर ब्रदर इन लॉ, है ना, हालांकि मैं भैया के साला के बारे में बात किया था तुम्हारा, लेकिन कोई नहीं, अब मैं लिख दिया तो अपनी काम कर। योर ब्रदर इन लॉ is is grumpy, is grumpy। हम सो लिख सकते हैं GRUMPY, grumpy। तुम्हारे जो साला है वो बड़ा ग्रम्पी है। योर ब्रदर इन लॉ इज, सो लिख दो, यहाँ पे भी सो लिख दो, सो ग्रम्पी। सो मतलब बहुत, बहुत तुनक मिजाज है, यानी तुम ग्रम्पी का मतलब क्या सीख रहे हो, ये वर्ड को सीखो। ग्रम्पी का मतलब तुनक मिजाज, एकदम तुमको सीखना पड़ेगा, तुनक मिजाज तुमको बिल्कुल सीखना पड़ेगा, तुनक मिजाज। आज जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको सब कुछ तुम्हें सीखना पड़ेगा। योर ब्रदर इज सो ग्रम्पी, लेकिन तुमने अब अपना इरादा बदल लिया उसको ग्रम्पी कहने का, तब तुम क्या बोलोगे? अब तुम नहीं में बोलोगे ना, तो तुम बोलोगे कि या मे बी यू नो जस्ट वो कभी था, ही वाज grumpy, earlier he was grumpy, few years ago he was grumpy but not now, है ना। तो अब वो क्या होगा, तुम बोलो कि नो he is not grumpy, वो grumpy नहीं है, वो तुनक मिजाज नहीं है। तुनक मिजाज का मतलब क्या होता है, और भी कुछ वर्ड्स इसमें सीख लो। इसी को शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं, इसी को सीख लो, इसी को शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं। और क्या कहते हैं, इसी को इल टेम्पर्ड कहते हैं। इल टेम्पर्ड या ग्रम्पी एक ही वर्ड हुआ, ये दोनों वर्ड, ये तीनों वर्ड, चाहे तुम ग्रम्पी ले लो, शॉर्ट टेम्पर्ड ले लो, इल टेम्पर्ड ले लो, ये तीनों के तीनों जो वर्ड्स हैं वो एक ही हैं। यानी तुम्हारे भैया के साला जो है शॉर्ट टेम्पर्ड भी है, इल टेम्पर्ड भी है। लेकिन चूंकि हमें सेंटेंस पढ़ाना है ना, तो शॉर्ट टेम्पर्ड नेगेटिव, तुम शॉर्ट टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, ग्रम्पी, ऑल दिस वर्ड्स, ठीक है, ये जो सारे वर्ड्स हैं वो सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा कि योर ब्रदर इन लॉ इज नॉट सो ग्रम्पी, योर ब्रदर इन लॉ, योर ब्रदर इन लॉ, योर ब्रदर इन लॉ, है ना, इज नॉट
so grumpy। ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, मैंने बताया साला होता है, और जब सिस्टर इन लॉ का मतलब साली है ना। तो इज योर ब्रदर इन लॉ, अब इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, इज योर ब्रदर इन लॉ। इस चीज को सीखो, मजाक में नहीं लेना है। इन लॉ है ना, इज योर ब्रदर इन लॉ है ना, इन लॉ देखो कैसे मैं लिखवा रहा हूं, इन लॉ। ये सब और ये सारे वर्ड जो है ना, इज योर ब्रदर इन लॉ, ग्रम्पी, ये सारे वर्ड से जो जितने भी अच्छे अच्छे वर्ड सीख रहे हो ना, सबसे एक एक सेंटेंस लिखना है, ये होमवर्क भी है ना। तो इज योर ब्रदर इन लॉ ग्रम्पी, क्या जो बड़े भाई हैं के साला हैं वो ग्रम्पी हैं, इज योर ब्रदर इन लॉ ग्रम्पी। मैं इसे देखो ये क्लास में इसीलिए बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ा रहा हूं कि ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। इज योर ब्रदर इन लॉ ये वाक्य का सब्जेक्ट है ना। अब मान लो हमें कुछ और लिखना है, ठीक है। Why is he so grumpy? चलो इसमें हमने सो नहीं दिखाया है, is your brother in law so grumpy हमने सो नहीं लिखा, लेकिन लाओ तुम लिख दे रहा हूं मैं सो, कोई दिक्कत नहीं है। Why he is your brother in law, why is your brother in law है ना so grumpy। चलो मान लो कि तुमसे कोई देखो why is your brother in law so grumpy, तुमसे कोई ये प्रश्न पूछ दे कि why मतलब क्यों, why is your brother in law so grumpy। suppose that your brother in law comes to you, तुम्हारे पास वो आता है, and I mean चूंकि since he is grumpy, okay, and what happens exactly, let me tell you। तुम्हारे पिताजी जो हैं किसी बात को लेकर के दोनों के बीच हॉट डिस्कशन हो जाता है। There a hot discussion is held, okay, between your father and your brother-in-law। और तुम्हारा जो है because your brother-in-law is so grumpy, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो he gets angry, वो तुरंत मिजाज है, नाराज हो जाता है, he gets annoyed with your father। तो तुम्हारे पिताजी पूछेंगे तुमसे कि why is your brother-in-law so grumpy, तुम्हारा साला इतना मतलब why is your brother-in-law so grumpy, इतना शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों है। और कैसे पूछ सकते हैं तुम्हारे पिताजी तुमसे अब तुम्हारे साला के विषय में, why is your brother-in-law so ill-tempered, why is your brother-in-law so short-tempered, वो इतना शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों है। तो तुम कहोगे कि actually he is the youngest child of his family, वो सबसे छोटा लड़का है, माने है ना, अपने परिवार का जो है कि वो सबसे छोटा लड़का है ना। तो इसलिए जो है कि because he has always been pampered, उसको हमेशा प्यार किया गया है। पैम्पर का मतलब कहते हैं प्यार करना, he has always been pampered, तो इसलिए वो थोड़ा तुरंत मिजाज है, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। तो वो चीज को छोड़ो, why is your brother, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो ब्रदर जर्नलिस्ट देखो तुम्हारा क्या क्या हो गया, ग्रम्पी से हो गया, इलेटेड बचा हुआ है, फियरलेस इधर बचा हुआ है, बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन इलेटेड और फियरलेस। जर्नलिस्ट माने पत्रकार होता है, स्पेलिंग सीख लो। जर्नलिस्ट का मतलब क्या होता है, पत्रकार। यानी एफर्मेटिव में अगर हम कहें यहां पे जर्नलिस्ट, तो जर्नलिस्ट क्या हो सकता है, खुश हो सकता है या निर्भीक हो सकता है। फियरलेस का मतलब होता है, देखो इलेटेड, हम जो वर्ड पे बोलते जा रहे हैं उस वर्ड पे ध्यान देकर सुनो कि किसका क्या मतलब मैं बोल रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब तुमने मिजाज बोला। फियरलेस का जो मैं मतलब तुम्हें बता रहा हूं वो है निर्भीक। निर्भीक का मतलब होता है नीडर, इसका मतलब क्या होता है, नीडर, ये नीडर, ठीक है। तो पत्रकार हमेशा नीडर होना चाहिए, है ना। पत्रकार जो है कि नीडर होना चाहिए, पत्रकारों को क्या होना चाहिए, नीडर होना चाहिए। तो मान लो कि कोई जर्नलिस्ट है और वो नीडर नहीं है, तो कैन यू कॉल हिम और हर जर्नलिस्ट? ऑफ कोर्स यू कैन नॉट कॉल हिम और हर अ जर्नलिस्ट, तुम उनको जर्नलिस्ट नहीं कह सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है, तुम उनको जर्नलिस्ट नहीं कह सकते। देखो जो इतने चीजें मैंने तुम्हें पढ़ाया है, ठीक है, उसको जरा समझो। अब मैंने तुम्हें बताया ये कुछ चीजों को लिख करके मैंने बताया, अब मैं तुम्हें बोल करके बताऊंगा, और जब मैं बोल करके तुम्हें समझा रहा हूं अब उसको तुम्हें सुनना पड़ेगा। अब नाउ आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग ऑन द बोर्ड, नाउ आई वुड स्पीक टू यू, मैं तुमसे बात करूंगा, ठीक है।
now just I would make the sentences, मैं sentence बनाऊंगा with the help of these nouns and these adjectives. Okay, there are 4 pronouns I have written here. I, we, you, they, all these are pronouns, right? So ये सारे pronouns हैं यहाँ पे, और ये सारे जो है कि ये हैं. अब बुक में मैं बता रहा हूँ fearless, journalist. अब हमें अफर्मेटिव करना है, हम पढ़ रहे हैं 0 पर. देन क्या है, हमारे जो है कुछ we have certain limitations, हमारे पास certain limitations हैं that we have not to make the sentence out of the 0 word. हमें 0 word से बाहर नहीं जाना है. चलो मान लो कि कोई जर्नलिस्ट है, हम बोल सकते हैं ना, this journalist is fearless. This journalist is fearless. यह जो जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट इसका मतलब पत्रकार होता है. एकदम लिख लो यहीं पे, Jour, स्पेलिंग सीख लो, Jour, है ना. देखो मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, Journalist. जर्नलिस्ट, जो पत्रकार देखते हो ना, पत्रकार को समझते हो ना तुम लोग, जर्नलिस्ट, है ना. और इसके साथ मैं जो वर्ड ये कर रहा हूँ वो fearless, और fearless का मतलब नीरज तो मैं तुम्हें बताएंगे. मैं बोलूँ कि this journalist is fearless. This journalist यानी यह जो पत्रकार है fearless है. मान लो मैं अपना स्टेटमेंट बदलना है, तो मैं बोलूंगा ना, this journalist is not fearless. यह जो जर्नलिस्ट है वो fearless नहीं है. Is this journalist fearless? क्या यह जर्नलिस्ट जो है fearless है? मेरी बात समझ में आ रहा है? Why is this journalist fearless? यह जर्नलिस्ट fearless क्यों है? Why is this journalist fearless? ठीक है? How is this journalist fearless? कोई और अगर वर्ड से तुम देना चाहो, how माने कैसे, यानी यह जो जर्नलिस्ट है वो कैसे fearless है? How is this journalist fearless? How is this journalist fearless? तो मेरी बात समझ में आ रही है? चलो अब है detrimental. तो तुमने journalist, this journalist is fearless, that journalist is not fearless. चलो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं, that भी लेकर के चले आए. समझ में आया? अब थोड़ा सा और कुछ अलग अलग वर्ड दे करके हम भी बना रहे हैं. जैसे मान लो कि these से हमें बनाना है. these माने ऐसा होता है, THESE. these are these journalists fearless? क्या ये जो यहाँ पे पत्रकार हैं, are these journalists, जर्नलिस्ट में हम इस लगा के बोले, ध्यान से समझना, are these journalists fearless? क्या ये जो पत्रकार हैं वो fearless हैं? Are these journalists, why are these journalists fearless? ये पत्रकार क्यों fearless हैं? चलो स्मोकिंग क्या हो सकता है? देखो, impatient माने अधीर, detrimental मतलब हानिकारक, generous माने उदार, elated माने खुश, इसका भी बारी नहीं आया है. अच्छा, बॉस के तो बारी आ गया था, जर्नलिस्ट बॉस के बारे में हमने अच्छा बॉस के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था ना. ग्रैंडफादर को छोड़ दिया था, कोई बात नहीं, अभी हम बता देते हैं. स्मोकिंग डेट्रीमेंटल होता है. स्मोकिंग खुश नहीं हो सकता है, इलेक्टेड ग्रैंडफादर खुश हो सकते हैं, है ना. वो छूट गया था, सॉरी फॉर दिस. तो वो मैं अभी आ रहा हूं उसको. स्मोकिंग मतलब क्या होता है? डेट्रीमेंटल. स्मोकिंग का मतलब क्या होता है? डेट्रीमेंटल. स्मोकिंग का मतलब डेट्रीमेंटल नहीं होता है. स्मोकिंग जो है क्या होता है? वो डेट्रीमेंटल होता है, यानी हानिकारक होता है. तुम इसे सीखो, डेट्रीमेंटल. जैसे हम बोलें कि स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ. स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, यानी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए स्मोकिंग क्या है? हानिकारक है. मैं बोलूं स्मोकिंग इज नॉट, है ना, स्मोकिंग इज नॉट डेट्रीमेंटल टू हेल्थ. स्मोकिंग नहीं है हानिकारक, है ना. लेकिन ये तो हानिकारक है ना. तो चलो मैं बोलूं कि कोई ऐसा चीज मैं बोलता हूं ना कि जो हानिकारक वाकई नहीं है. जैसे मिल्क हम बोलते हैं ना, मिल्क इज नॉट डेट्रीमेंटल टू हेल्थ. ठीक है, मिल्क इज नॉट डेट्रीमेंटल टू हेल्थ. ठीक है. और क्या हो सकता है? वेजिटेबल्स आर नॉट डेट्रीमेंटल टू हेल्थ. और क्या हो सकता है? वेजिटेबल्स आर नॉट डेट्रीमेंटल टू हेल्थ. निगेटिव में है, क्या क्या डेट्रीमेंटल हो सकता है. अच्छा, इंट्रोगेटिव में अगर हम बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं? पहले दे देते हैं, मतलब वो इज आर एम जो भी है तुम्हारा वो पहले चला जाता है. अगर मुझे कहना है कि इज स्मोकिंग डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, इज स्मोकिंग डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, आर वेजिटेबल्स डेट्रीमेंटल टू हेल्थ,
Are vegetables detrimental to health? No, vegetables are not detrimental to health. Vegetables are fruitful to health, useful to health. Milk is useful to health. इस तरीके से. Why are vegetables useful? Useful वो अलग वर्ड हो गया. ठीक है. हम detrimental. Why are vegetables not detrimental to health? हम ऐसे तो बोल सकते हैं. यानी vegetables क्यों नहीं detrimental है? क्यों हानिकारक नहीं है? देखो, elated का मतलब खुश होता है. जो खुश, देखो यहाँ पे elated, ये जो वर्ड छूट गया था, elated. और elated हम अपने ग्रैंडफादर के लिए लगा सकते हैं. जो हैप्पी का मतलब होता है वही जो है कि elated, elated. जैसे हम बोले कि my grandfather will be elated. देखो, मैं सेंटेंस को सिखा रहा हूं तुम्हें. will be का तुमको मैंने कोई सेंटेंस नहीं पढ़ाया, यानी फ्यूचर का कोई नहीं पढ़ाया. देखो, मैं अगर तुम्हें दिख रहा हूं नीचे, तो देखो यहाँ पे my grandfather है ना, my grandfather will be elated. My grandfather will be elated to see me. Oh my God, कितनी अच्छी बात है. लेकिन why oh my God, है ना. My grandfather will be elated to see me, यानी मेरे दादाजी मुझे देखकर खुश होंगे. My grandfather will be, देखो ये फ्यूचर में मैंने लिखा है, will be elated. देखो फ्यूचर सैलरी डिग्री का होता है. तो my grand, जो फ्यूचर में बात करना है तुम्हें will be से देना. My grandfather will be elated to see me, और समझ लो. My grandmother will be elated to see me. ठीक है. My friends will be elated to see me. My father will be elated to see me. ठीक है. और अगर मान लो तुम्हारे दादाजी तुमसे मिलकर खुश नहीं होंगे, तो तुम क्या बोलोगे? My grandfather will not be, यानी will आएगा, not आएगा, तब भी आएगा. My grandfather will not be elated to see me. मेरे जो ग्रैंडफादर है वो नहीं होंगे elated, खुश नहीं होंगे. ठीक है. My grandfather will not be elated to see me. समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मान लो कि तुम्हारे दादाजी खुश होंगे, तो ये will को पहले लगा देना. तो क्या बोलना है? Will my grandfather be, है ना. Will my grandfather be elated to see me. अगर हमें क्वेश्चन में पूछना है, तो why will my grandfather be elated to see? Why will my grandfather be elated to see me? ये सब हो गया. अब कुछ प्रोनाउन यहाँ पे है. प्रोनाउन नाउन अलग होता है. नाउन में देख रहे हो सब नाम लग रहा है, रिश्ते का नाम है, तो क्या क्या चीजें हैं. प्रोनाउन वो जितना भी है, I, we, you, they, ये सब प्रोनाउन है. I, अब यहाँ पे क्विक विटेड एक वर्ड है. क्विक विटेड का मतलब होता है बुद्धिमान. यहीं पे सीख लो. मेरा इरादा क्या था? मेरा इरादा डायरेक्ट मेथड के अनुसार वोकैबुलरी पढ़ाने का था. ठीक है. क्विक विटेड. ठीक है. I और we, क्विक विटेड. अच्छा, अपने बारे में क्विक विटेड कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता है. तुम अपने दोस्त के बारे में बोलो. You are quick witted. You are a quick witted person. You are a quick witted boy. Right? तुम किसी और के बारे में बोलो. यानी अगर I है ना, जैसे अब बोल सकते हो I am quick witted. बोलने के तो कुछ ही बोलते हो. I am, तुम्हें क्या बोलना पड़ रहा है? I के साथ am लगा के बोलना पड़ रहा है ना. देखो am आ रहा है ना. I am quick witted. I am not quick witted. Am I quick witted? Why am I quick witted? How am I quick witted? ये सब बोलना पड़ेगा तुम्हें, तब आएगा अंग्रेजी. ये अंदर का ऐसे नहीं मिलेगा. We are annoyed with you. We are annoyed with you. हम ऐसे बोल सकते हैं. We are annoyed with you. We are annoyed with you. We are annoyed. We are not annoyed with you. Are we annoyed with you? Why are we annoyed with you? है ना. When when से दे सकते हैं. How से दे सकते हैं. Question word. You है ना. या समझ में आ रहा है. तो ये you के लिए तो तुमने ये दिया था. Candid. देखो यहाँ पे अनवायर्ड का मतलब क्या होता है? नाराज. तुमको मैंने बुद्धिमान बताया. अनवायर्ड का मतलब नाराज. ये चीज समझो. तो मैंने क्या बोला? अनवायर्ड. कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट. जैसे मैं बोलूं कि आई के साथ मैंने कैंडिड लाकर बोल रहा हूं. देखो कैंडिड. आई एम कैंडिड इन माय अप्रोच. आई एम कैंडिड इन माय अप्रोच. आई एम नॉट कैंडिड इन माय अप्रोच. मैं अपने अप्रोच में स्पष्ट नहीं हूं. आई एम नॉट कैंडिड इन माय अप्रोच. Am I candid in my approach? How am I candid in my approach? मैं कैसे हूँ अपने अप्रोच में कैंडिड. They are down to earth. ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो वर्ड जो है नहीं, जरूरी नहीं कि ये सामने लगाना है. ऐसा कुछ नहीं. तुम किसी के साथ किसी को यूज कर सकते हो जो तुमको अच्छा लग रहा हो. They down to earth का मतलब क्या होता है?
हर वर्ड का मतलब समझते हैं। डाउन टू अर्थ का मतलब होता है मिलनसार, एक व्यक्ति मिलनसार, एकदम मतलब मिलनसार, उसको डाउन टू अर्थ कहते हैं। दे आर डाउन टू अर्थ, है ना। ऑल माय फ्रेंड्स आर डाउन टू अर्थ, कुछ भी हम, दे आर डाउन टू अर्थ, आप, ठीक है, मतलब इस तरीके से। मेरी बात को समझ रहे हो? दे आर नॉट डाउन टू अर्थ, आर दे डाउन टू अर्थ, व्हाई आर दे डाउन टू अर्थ, ये चीज को तुम्हें इस तरीके से समझना होगा। तो जो एडजेक्टिव्स मैंने तुम्हें सिखाए हैं और ये सारी चीजें सिखाए हैं, घर पे खूब प्रैक्टिस करना। और ये जितने भी अच्छे अच्छे वर्ड्स तुमने सीखा है, सारे अच्छे वर्ड्स से कम 5 अच्छे वर्ड्स सेंटेंस लिखो जाकर के कमेंट बॉक्स में, और भूलना नहीं शेयर करना और लाइक करना, जितना ज्यादा शेयर करो। देखो इस चीज की जरूरत बहुत लोगों को है, तुम्हें ही नहीं है, जो तुम लोग देख रहे हो केवल तुम्हें ही नहीं है, इस चीज की जरूरत बहुत लोगों को है। और इफ आई हैव स्टार्टेड टीचिंग यू इंग्लिश थ्रू डायरेक्ट मेथड, यू प्लीज कोऑपरेट मी बाय शेयरिंग माय वीडियो। ऑफ कोर्स यू would get the benefit of doing this one. What the benefit you would get? You would get satisfaction. You would get contentment. तुम्हें satisfaction मिलेगा. Why you will get satisfaction? देखो, because you are doing good work. तुम अच्छे काम कर रहे हो. What the work you are doing? Let me tell you. You are spreading education. तुम शिक्षा का प्रसार कर रहे हो. ठीक है? तुम उस महान काम में हो जो महान काम बड़े बड़े लोगों ने किया है। ठीक है, पहले किताबों के द्वारा होता था, अब वीडियो के द्वारा हो रहा है। देन यू प्लीज, आप जो है दूसरों के स्माइल का कारण बनिए, मुझे भी स्माइल कराइए और उन्हें भी स्माइल कराइए जिन्हें इनकी जरूरत है। आप उनको भेजिए, वीडियो भेजने में कोई ये मत करें, खूब शेयर कीजिए। और आप लोगों को मैंने कहा ये दूसरा क्लास है डायरेक्ट मेथड का, हो सकता है कल की क्लास और आज की क्लास में जो चीजें आपको नहीं समझ में आई होंगी, वो तीसरे क्लास में चीजों को मैं बताऊंगा, और बिल्कुल मैं बताऊंगा। कल वाले क्लास का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज बस इतना ही, थैंक यू।